नमस्कार मित्रों, गायत्री कॉलेज एवं गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इतिहास में मौर्यकालीन राजस्व व्यवस्था का अध्ययन करते हैं। तो देखिए, मौर्य काल में कल हमने विशेष तौर से मौर्यों के प्रबंधन के बारे में एवं शासन प्रणाली, विकेंद्रीकरण आदि के बारे में पढ़ा था। आज हम मौर्यकालीन राजस्व व्यवस्था का अध्ययन करते हैं। तो देखिए, मौर्यों के शासनकाल की हमें जानकारी कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मैगस्थनीज की इंडिका से प्राप्त होती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार दो प्रकार के राजस्व कर संग्रहित करने का वर्णन मिलता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार कितने प्रकार के? दो प्रकार। कौन कौन से? एक तो राज्य नियंत्रण वाली भूमि से प्राप्त राजस्व, जो भूमि मौर्यों के काल में राज्य के अधीन थी, जिस पर राज्य का अधिकार था। राज्य उस भूमि को मन चाहे किसान को कृषि के लिए देते थे और उनसे जो वसूलते थे उस कर का नाम क्या था? सीता कर। कौन सा कर? सीता कर। इससे पहले वीडियोस में अपन ने पढ़ा था सीताध्यक्ष, यानी राजकीय भूमि से करों की वसूली करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? सीताध्यक्ष। ठीक है। फिर देखिए, स्वतंत्र कृषि करने पर राजस्व कर, यानी ऐसे किसान जो स्वतंत्र कृषि करते थे, जिनकी भूमि उन्हें अलग से दी होती थी, राज्य का नियंत्रण नहीं होता था, राज की भूमि नहीं मानी जाती थी, ऐसी भूमि में कुल उपज का 1/6 हिस्सा अर्थात कुल उपज में से 6वां हिस्सा राज्य को कर के रूप में देना पड़ता था। ठीक है। मौर्य काल में कर को भाग बोलते थे। कर को क्या बोलते थे? भाग। याद रखना, मौर्य काल में कर को भाग बोलते थे। जो कर अनाज के रूप में दिया जाता था उसे मेय कहते थे। क्या कहते थे? मेय। और जो कर नकद में लिया जाता था उसे हिरण्य कहते थे। ठीक है। तो याद रखना, मौर्य काल में राजस्व के दो करों का वर्णन मिलता है। एक ऐसी भूमि जिस पर राजकीय स्वामित्व था, राजकीय स्वामित्व वाली भूमि से वसूला जाने वाला कर सीता कर कहलाता था। ठीक है। दूसरा, ऐसी स्वतंत्र भूमि जिस पर किसान को कृषि करने के लिए भूमि दी जाती थी, उस पर राजस्व कुल आय का 1/6 हिस्सा, 6वां हिस्सा लिया जाता था। कर नकद और अनाज दोनों ही रूपों में लिया जाता था। किसान को जो सहूलियत हो, चाहे वो अनाज के रूप में दे या नकद के रूप में दे, दोनों ही कर स्वीकार किए जाते थे। तो ध्यान रखना, अनाज कर को मेय, हिरण्य कर को यानी नकद, और कर को क्या बोलते थे? भाग। कौन से काल में? मौर्य काल में। ठीक है। इसके अलावा अन्य और भी कर वसूले जाते थे। उस समय में भी मौर्य काल में कई बागान बने हुए थे और उन बागानों पर जो कर वसूलते थे, जिसे सेतु कर के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा उदय कर,
जो सिंचाई से, ये प्रश्न पूछा हुआ भी है, उदय कर जो सिंचाई से वसूला जाता था, अकट खानों से वसूला जाता था, वज्र चारागाह भूमि से वसूला जाने वाला कर, यानी ये कर भी मौर्य काल में इनके अलावा वसूले जाते थे। जैसे सेतु कर जो बागान मालिक होते थे उनसे लिया जाता था, उदय कर जो सिंचाई करने के लिए जो कृत्रिम नहरें या अन्य सुविधा दी होती थी उसके बदले दिया जाता था। इसी तरह से खानों से, खदानों से जो खनिज पदार्थ उत्पन्न होते थे उन पर दिया जाने वाला कर कौन सा था? अकट। ठीक है, वज्र चारागाह भूमि से लिया जाने वाला कर। इसी तरह से इसके अलावा उस समय में कई ऐसे उद्योग थे, कई ऐसे उद्योग धंधे थे जिन पर राजकीय स्वामित्व थे, जिसके ऊपर शासन का नियंत्रण था। राजा व राजकीय कर्मचारियों के अलावा अन्य कोई निजी व्यक्ति वो व्यवसाय नहीं कर सकते थे। ऐसे व्यवसायों में हम देखते हैं जहाज रानी उद्योग, जो मौर्य काल में अत्यधिक फला फूला था। मौर्य काल में जहाजों के निर्माण, रखरखाव, मेंटेनेंस आदि की भी जानकारी मिलती है। इसके अलावा नमक उद्योग पर भी मौर्यकालीन अधिकारियों का नियंत्रण होता था। खान उद्योग, खान खनिज उद्योग है, इसके ऊपर भी उनका अधिकार होता था। हथियार उद्योग यानी अस्त्र शस्त्र निर्माण के लिए जो कार्य होता था उस पर भी इन राजकीय अधिकारियों का अधिकार है वो होता था। ठीक है, ये उद्योग राज्य अपने नियंत्रण में ही रखते थे, अन्य निजी व्यक्तियों को कार्य करने देते नहीं थे। इसी तरह से हम देखते हैं मौर्यकालीन आर्थिक जीवन के बारे में। देखिए, मौर्य काल की प्रमुख आय राजस्व कर से प्राप्त होती थी। उस समय में लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? कृषि। अधिकतर लोग कृषि करते थे और कृषि से प्राप्त जो अनाज है आदि है तो उससे लोगों का भी जीवन यापन चलता था एवं राज्य का भी जीवन यापन है वो चलता था। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में, कौटिल्य जी ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में इस कृषि के बारे में काफी उन्नत जानकारी दी थी और लिखा था कि धान की फसल बोना, धान यानी चावल, धान की फसल को बोना उत्तम, गन्ने की फसल को बोना जिसे निकृष्ट मानते थे। अर्थात अनाज में धान का बड़ा महत्व होता था। ठीक है, इसी तरह से मौर्य काल में 3 ही ऋतुओं में कृषि की जाती थी, सर्दी, गर्मी और बरसात। क्यों? बरसात में तो पानी इंद्रदेव मेहरबान होते थे। रबी में और जायद में कृत्रिम सिंचाई के साधन, नहरें आदि का विकास किया हुआ था और उनके माध्यम से फसलों को बोने का रिवाज एक प्रचलित था। तो हम देख सकते हैं कि तीनों ही ऋतुओं यानी हेमंत, रबी, ग्रीष्म, खरीफ, केदा, जायद, तीनों ही ऋतुओं में फसल बोने का रिवाज प्रचलित था। किसान प्रायः हाल व बैल से कृषि करते थे, जो उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी को दर्शाता है। इस तरह हम देख सकते हैं कि मौर्य काल के लोगों का सर्वाधिक जीवन यापन किस पर था? कृषि पर। और सर्वाधिक आय का भाग भी क्या था? कृषि ही थी। कृषि से प्राप्त राजस्व राज्य की आय का भी प्रमुख हिस्सा है वो होता था। तो देखिए, अभी हम मौर्यकालीन सिक्कों के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, मौर्य काल की मुद्रा
मौर्य काल की मुद्रा पर्ण कहलाती थी। ठीक, किसी भी साम्राज्य में वस्तुओं का विनिमय आदान प्रदान करने के लिए मुद्रा की जरूरत होती थी और मौर्य काल की मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था? पर्ण के नाम से, जो किसकी बनी होती थी? चांदी की। किसकी बनी होती थी? चांदी की, जिन पर सूर्य, चंद्र, वृक्ष, सांप, बैल आदि के चित्र अंकित होते थे। इन मुद्राओं पर भगवान सूर्य के, चंद्रमा जी के, वृक्ष, सांप आदि के चित्र उत्कीर्ण किए जाते थे। इसके अलावा उस समय में सोने के सिक्कों को निष्क बोलते थे। सोने के सिक्कों को क्या बोलते थे? निष्क। चांदी के सिक्के कारसापण या ग्रहण कहलाते थे। माशक, कांकड़ी यानी तांबा का सिक्का भी उस समय में प्रचलित था। ये एग्जाम में प्रश्न पूछा हुआ है, कारसापण सिक्का। ठीक है, तो सोने का सिक्का क्या कहलाता था? निष्क। चांदी का सिक्का कारसापण या ग्रहण। इसके अलावा माशक, कांकड़ी ये तांबे के सिक्के कहलाते थे। ठीक है, और भारत में प्रचलित पहला सिक्का कौन सा था? आहत सिक्का। और पहली बार इसका प्रयोग 5वीं शताब्दी में किया गया था, लेकिन आहत सिक्के को सर्वाधिक उपयोग में लिया गया था मौर्य काल में, या व्यापक स्तर पर इसका प्रयोग मौर्य काल में किया गया था। तो इस तरह मौर्य काल में व्यापार विनिमय की सुविधा के लिए, लोगों की तमाम आवश्यकताओं के लिए व्यापक रूप से मुद्राएं भी प्रचलित थी। तो देखिए, इस तरह हमने सिक्कों का अध्ययन किया। अब ये तमाम जानकारियां हमें कहाँ से, किस ग्रंथ से प्राप्त होती हैं, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखिए, कौटिल्य, जिनको चाणक्य जी के नाम से भी जाना जाता है, और उन्होंने प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र लिखी थी। तो देखिए, कौटिल्य के बचपन का नाम या वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था। ठीक है, कौटिल्य को भारत का मैकियावली कहा जाता है, और उनकी पुस्तक अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावली के द प्रिंस पुस्तक से की गई है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र भारत की पहली राजनीति व प्रशासन पर लिखी गई पुस्तक मानी जाती है। अर्थात कौटिल्य जी को भारत का मैकियावली की उपाधि दी गई है, और इन्होंने पहली बार भारत में राजनीति व्यवस्था और प्रशासन व्यवस्था पर पुस्तक को है वो लिखा था। और यही कौटिल्य या चाणक्य जी, जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना करवाई चंद्रगुप्त मौर्य से, एवं नंद वंश के घमंडी शासक गणानंद का पतन भी है वो करवाया था। श्यामा प्रसाद शास्त्री, श्यामा प्रसाद शास्त्री एक बहुत बड़े पुरातत्वविद थे, और उन्होंने अर्थशास्त्र की पांडुलिपि को 1909 में संस्कृत भाषा में और 1915 में अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित करवाया था। याद रखना, श्यामा प्रसाद शास्त्री ने अर्थशास्त्र की पांडुलिपि को 1909 में संस्कृत भाषा में और 1915 में अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित करवाया था। अर्थशास्त्र में 15 भाग हैं। कुल कितने भाग? 15 भाग, 180 प्रकरण और 4000 श्लोक हैं। अर्थशास्त्र में 15 भाग, 180 प्रकरण और 4000 श्लोक हैं। और कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में किसी मौर्य शासक पाटलिपुत्र का नाम है वो नहीं लिखा था। कहीं नहीं मिलता है किसी भी मौर्य शासक का नाम, व पाटलिपुत्र का नाम भी प्राप्त नहीं होता है। फिर भी उन्होंने मौर्य काल में इस पुस्तक में
राजनीति व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था को विशेष तौर से इंगित किया था।